4 जुलाई को महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार ने अपना बहुमत साबित किया। इस दौरान शिंदे समर्थक विधायकों को निशाने पर लेने के लिए एनसीपी कांग्रेस के विधायकों ने ईडी के नारे लगाए थे। कुछ देर बाद जब देवेंद्र फडणवीस बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने इसका जवाब भी दिया था। मराठी भाषा में बोले थे कि कुछ लोग हमारी तरफ देखकर ईडी चिल्ला रहे थे। ये बिल्कुल सही है, ये लोग ईडी की वजह से ही हमारे साथ आए हैं, बस ईडी का मतलब बदल गया। ये है एकनाथ और देवेंद्र। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के खेल में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का नाम लगातार आता रहा। हमने आपको बताया बहुमत का मौका इसके पहले भी और बाद में। 2 सूचियां तब मीडिया में तैर भी रही थी। एक उन विधायकों की जो सूरत होते हुए गुवाहाटी पहुंचे थे और दूसरी उन विधायकों की जिनके खिलाफ ईडी द्वारा मामला कायम किया गया था। दोनों सूचियों का रोज मिलान भी होता था। टिप्पणीकार कयास लगाते थे कि अब कौन जाएगा या आएगा। यहाँ ये दर्ज करना आवश्यक है कि मोदी सरकार के धुर आलोचक भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि केवल एक केंद्रीय एजेंसी के बल पर सरकार गिराई या बनाई जा सकती है। फिर जब महाराष्ट्र की नई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया तो उस पूरे घटनाक्रम को पटाक्षेप की तरह लिया गया। अदालत में मामला चल रहा है, लेकिन वहां से जल्द नतीजा आएगा लगता नहीं। फिर ट्विस्ट क्या हुआ? ट्विस्ट ये हुआ है कि एक बार फिर महाराष्ट्र से ईडी द्वारा हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की खबर आई। इस बार नंबर लगा उद्धव ठाकरे के विश्वास पात्र, शिवसेना के राज्यसभा सांसद और सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत का। उन्हें पात्रा चौल मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया। आज दिन की बड़ी खबर में हम समझेंगे कि संजय राउत एजेंसी के रडार पर कैसे आए। हम जानेंगे क्या है 1000 करोड़ का पात्रा चौल घोटाला। बात उस पैसे की भी करेंगे वैसे जो कथित रूप से 3 कांग्रेस विधायकों के पास मिली है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस पैसे से झारखंड में झामुमो कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही थी। तो हेमंत सोरेन की सरकार की सेहत कितनी बन बिगड़ रही है, इन सब पर भी बात करेंगे विस्तार से। संसद भी ले चलेंगे, जहां से कई महत्वपूर्ण जानकारियां आज के दिन देश के सामने आई। लेकिन लल्लन टॉप शो में सबसे पहले आता है दिन का वीडियो। उसको निकालो, आप निकालो। देखो उसको, इधर देखो, निकालो उसको। ठीक है, अब निकालो कहां से कहां है। देखो ये सब बिल्कुल सही है, उतना सही है। दिखाना कहाँ है? ये देखो, सज्जी है, ये सब डिवाइस है। ये वीडियो यूपी के प्रयागराज का है। लेखपाल भर्ती की परीक्षा चल रही थी। एसटीएफ की टीम परीक्षा दे रहे एक कैंडिडेट को एग्जाम हॉल से बाहर लेकर आती है। एसटीएफ की टीम इस कैंडिडेट के पास से एक ब्लूटूथ डिवाइस बरामद करती है, जिसकी मदद से बाहर बैठे लोग पेपर सॉल्व करने में इस कैंडिडेट की मदद कर रहे थे। डिवाइस एटीएम कार्ड के पीछे चिपकाया गया था और एक छोटा सा माइक्रोफोन कान में लगाया गया। बीते दिन यानी 31 जुलाई को यूपी एसटीएफ ने पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में छापेमारी कर परीक्षा में धांधली की कोशिश में लगे सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया और 21 को गिरफ्तार किया। लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को पिछले 6 साल से इस दिन का इंतजार था। इससे पहले साल 2016 में लेखपाल की भर्ती हुई थी। इसके बाद हर साल हवा उड़ती कि अब आई भर्ती, तब आई भर्ती। साल की शुरुआत में भर्ती आ भी गई तो एग्जाम डेट आगे पीछे होती रही। लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म जनवरी 2022 में भरे गए। इसके बाद 19 जून को एग्जाम होना था, लेकिन फिर इसे खिसकाकर 24 जुलाई कर दिया गया। फिर तारीख और बार एक आगे बढ़ी और फाइनली 31 जुलाई को एग्जाम हुआ। इस परीक्षा के जरिए लेखपाल के खाली पड़े 8085 पदों पर भर्ती होनी है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के 501 केंद्रों पर परीक्षा हुई। करीब 2 लाख अभ्यर्थी बैठे, पर एसटीएफ को जानकारी मिली कि एग्जाम में सॉल्वर्स और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल हो रही है। सेंटर्स पर चेकिंग के दौरान खबर पुख्ता हो गई। कई सारे अभ्यर्थियों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस मिले, पर्चियां और फर्रे भी बरामद हुए। फिलहाल इस पूरे मामले पर एसटीएफ की टीम जांच कर रही है। एसटीएफ की टीम, जिसका गठन कुख्यात माफियाओं को खत्म करने के लिए हुआ, डाकुओं को खत्म करने के लिए हुआ, तो अपराध का स्वरूप बदला तो एसटीएफ ही ये जिम्मेदारी भी उठा रहा है कि नकल माफिया खत्म किया जाए। इस विषय पर एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने क्या कहा, वो सुनिए, फिर आगे की बात। लेखपाल, राजस्व लेखपाल की भर्ती हेतु 12 जनपदों में 501 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन हो रहा था। इसमें एसटीएफ को पूर्व से ही जानकारी मिली थी अभिसूचना संकलन के दौरान कि कुछ गैंग्स सॉल्वर्स का इस्तेमाल करके परीक्षा की शुचिता को भंग करेंगे
और कुछ गैंग्स सॉल्वर्स के माध्यम से ब्लूटूथ डिवाइस आदि का इस्तेमाल करके अभ्यर्थियों को अनुचित नकल कराने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के गैंग्स की गिरफ्तारी हुई है। कुल 21 व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार हुए हैं। सरकार और एसटीएफ की तरफ से कार्रवाई की बात हुई, लेकिन विपक्ष हमलावर है। सपा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री योगी से इस्तीफे की मांग कर ली। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी ट्वीट कर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी की निंदा की। हालांकि परीक्षा कराने वाली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये संस्था है यूपीएसएसएससी, इसके चेयरमैन प्रवीर कुमार ने पेपर लीक होने से इनकार किया। लल्लन टॉप से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रयागराज के जिस स्कूल में चिट मिलने की बात सामने आई, डीएम की रिपोर्ट के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पर यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी या धांधली की शिकायत सामने आई हो। पिछले कुछ सालों में यूपी से लगातार इस तरह की खबरें आई। 2019 में यूपी पीएससी की एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का पेपर लीक हुआ। मार्च 2021 में यूपीएसएसएससी ने ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती के लिए आयोजित हुई परीक्षा को रद्द किया। 2018 में नलकूप चालक चयन परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ। 2021 में टीईटी पेपर लीक हुआ। दरोगा भर्ती घोटाला भी एक बड़ा मुद्दा बना था। ये क्रम कब रुकेगा कोई नहीं जानता, पर सवाल तो योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछा जाएगा। समर्थक कहते हैं सख्ती देखिए, गड़बड़ी हुई तो फौरन पकड़ में आई, पर छात्र ये पूछ रहे हैं कि फुल प्रूफ इंतजाम क्यों नहीं है नौकरी की भर्ती के लिए पेपर आयोजित करने का, और जो जिम्मेदार होते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती, या फिर समय से कार्रवाई क्यों नहीं होती, या फिर ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती कि परीक्षाएं जो बड़ी मन्नतों के बाद आती हैं उनको रद्द कराने की नौबत ना आए। ये था दिन का वीडियो। अब रुख करते हैं सुर्खियों का। पिछले हफ्ते संसद में हुए हंगामे के बाद आखिरकार आज महंगाई पर बहस के लिए सत्ता और विपक्ष में सहमति बनी। आइटम नंबर 20 प्राइस राइज पर चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई। हालांकि सुबह 11 बजे लोकसभा की शुरुआत होते ही फिर से शोर शराबा शुरू हो गया। इस बार मुद्दा ईडी द्वारा संजय राउत की गिरफ्तारी का था। सरकार की ओर से बोलने खड़े हुए मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन में चर्चा नहीं कराना चाहता। शोर फिर भी नहीं थमा तो लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब लोकसभा का सदन शुरू हुआ तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन के लिए एक विधेयक पुनः स्थापित किया, जिसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। बिल सामने आया, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी फिर भी बंद नहीं हुई तो सदन को एक बार फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा में थोड़ी बहुत चर्चा हुई, लेकिन वहां भी हंगामे के चलते कार्रवाई बाधित होती रही। ईडी की दादागिरी पर चर्चा हो जैसे नारे लगे। विपक्ष के सांसद वेल तक पहुंच गए तो राज्यसभा भी 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। दोपहर 2 बजे लोकसभा फिर से फंक्शन में आई और आते ही स्पीकर ओम बिरला ने पक्ष विपक्ष दोनों से मर्यादा बनाए रखने की अपील की। साथ ही प्लेकार्ड न लेकर आने को कहा। चेतावनी भी दी कि अगर प्लेकार्ड लेकर आएंगे, प्लेकार्ड मतलब वो तख्तियां, तो किसी की नहीं सुनूंगा। इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी निलंबित सांसदों का निलंबन वापस लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह भी ध्वनिमत से पारित हुआ और इनका निलंबन वापस हो गया। बीते हफ्ते कांग्रेस के 4 सांसद लोकसभा से सस्पेंड हुए थे। इसके बाद शुरू हुई महंगाई पर चर्चा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद काकोली घोष का उस चर्चा के दौरान का वीडियो खूब वायरल है। गैस की महंगाई के विरोध में कच्चा बैगन काटकर अपनी बात उन्होंने रखी कि पकाने तक का पैसा नहीं। पर इस चर्चा में सबसे पहले पंजाब के आनंदपुर साहिब से चुनकर आए कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी बोले, सुनिए। वर्ष 2004 से लेकर 14 तक जब यूपीए की सरकार रही तो 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया। और यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 2021 में एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई और उस रिपोर्ट के मार्फिक यह पता लगा कि 23 करोड़ लोग दोबारा से गरीबी रेखा के नीचे चले गए। जो अनूप सतपथी समिति है जो ये कहती है कि गरीबी रेखा 375 रुपए प्रतिदिन की बेंचमार्क पे है,
उसके नीचे चले गए। और उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अध्यक्ष जी कि 77% जो इस देश का धन है, 77% जो इस देश का धन है, वो सिर्फ 1% लोगों के हाथ में है। इन वर्षों में मनीष तिवारी के बोलने के बाद जवाब देने झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए। उन्होंने महंगाई पर दूसरे देशों अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई से तुलना की, उदाहरण दिया, लेकिन फिर जो बोले उस पर सवालिया निशान लग गया। दो बयान हैं, बारी बारी से दोनों सुनाएंगे और उससे उपजे सवाल भी पूछेंगे। 2 वक्त की जो रोटी उनको मिल रही है, नहीं देना चाहिए? इसी पार्लियामेंट में सभापति महोदय, हम और आप तो सांसद थे। प्रत्येक सेशन में हम लोग किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाते थे कि नहीं उठाते थे? आज पिछले 8 साल में एक भी चर्चा अपोजिशन ने किसानों की आत्महत्या का किया है? यदि नहीं किया है तो इसका मतलब कि किसान आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। हमने किसानों को इतनी ताकत दी है कि आज किसान लड़ाई कर रहा है। और किसान की क्या स्थिति है कि किसान जो है साल भर तक वही मोदी जी की सरकार थी, वही पैसा था। इस तरह से हमने किसानों को मजबूत किया कि साल भर तक वो आंदोलन करता रहा, लेकिन कोई किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। हमने उसको इतनी ताकत दी कि वो सरकार के खिलाफ भी 2-2 हाथ करने को तैयार है। आपके यहां तो वो भीख मांग रहा था, आप तो उसको रोटी तक नहीं दे पा रहे थे, आप कर्जा नहीं लौटवा पा रहे थे, और यही कारण है कि किसान आत्महत्या कर रहे थे। निशिकांत ने यह बात 2:36 पर कहा कि पहले किसानों की आत्महत्या पर चर्चा होती थी, अब नहीं होती। इसका मतलब अब किसान आत्महत्या नहीं कर रहे। ये भी कहा कि मोदी जी ने किसानों को इतना मजबूत किया कि साल भर किसान आंदोलन करता रहा, मगर किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। किसान आंदोलन के दौरान किसानों की जान गई, ये किसी से छिपा नहीं है। अब जरा उस फैक्ट पर आते हैं कि किसानों ने आत्महत्या करना अब बंद कर दिया है। हम तहे दिल से चाहते हैं कि वो दिन आए जब इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता कभी मजबूरी में फांसी की रस्सी पर न झूले। लेकिन सांसद जी संसद के पटल पर जो बात कह रहे थे, निशिकांत दुबे जो कह रहे थे, वो तथ्यात्मक रूप से गलत है। हम आत्महत्या की खबरों और तस्वीरों पर नहीं जाएंगे, आंकड़ों पर जाएंगे। इसी 26 जुलाई को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से कांग्रेस के सांसद बालूभाई धानोरकर ने किसानों की आत्महत्या से संबंधित एक सवाल पूछा था। निशिकांत दुबे ने पूरे देश की बात की, आप सिर्फ एक राज्य का आंकड़ा देखिए। उन्होंने जो पूछा उसके जवाब में पता चला कि 2000 से 2018 के बीच पंजाब के किसानों की आत्महत्या का ब्यौरा क्या है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखित जवाब में ये ब्यौरा दिया कि पंजाब के सूबे में इस दौरान 1805 किसानों ने आत्महत्या की थी। सनद रहे, ये सिर्फ एक राज्य का आंकड़ा है, वो भी 4 साल पहले तक का। समूचे देश की बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में कृषि से जुड़े कुल 10,677 लोगों ने आत्महत्या की, जिनमें से 5,579 किसान और 5,098 कृषि मजदूर थे। यहाँ पर ये स्पष्ट कर दें कि एनसीआरबी देश भर में अपराधों की प्रकृति का जो डेटा जुटाता है, उसमें अलग से ये डेटा नहीं जुटाया जाता। और क्यों नहीं जुटाया जाता, ये सवाल आपको पूछना चाहिए, क्योंकि नीति निर्माताओं के लिए, नीति बनाने वालों के लिए आंकड़ा ज़रूरी है कि ये जो कृषि से जुड़े लोगों ने आत्महत्या की, इनमें से कितनों की आत्महत्या की वजह खेती से संबंधित थी। फसल का खराब हो जाना, कोई महंगाई की वजह, साहूकार सूदखोरी की वजह, या कोई और वजह। क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स में लगातार मीडिया की ये बातें आती हैं कि किस तरह से इन सब के जंजाल में फंसकर किसान फांसी पर जूझने को मजबूर होता है साल दर साल। अब आते हैं दूसरे बयान पर, जो निशिकांत दुबे ने 2:46 पर दिया, उसे भी सुनिए। क्या हमने यूक्रेन वार ला दिया? क्या हमने पूरी दुनिया के किसानों को कहा कि आप प्रोडक्शन कम करो? उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री यदि 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? क्या हमको प्रधानमंत्री जी को बधाई नहीं देना चाहिए? निशिकांत दुबे कहते हैं कि 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं हैं? इस बयान में एहसान लाभ देने जैसा एहसास था। पहली बात तो ये कि 80 करोड़ लोग फ्री का राशन लेने की कैटेगरी में आज भी खड़े हैं, ये किसी भी देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। दूसरी बात, ये
सभी जनप्रतिनिधियों को बिल्कुल क्लियर बात समझनी चाहिए कि कुछ भी फ्री फंड का नहीं होता। जनता, हम और आप इसके लिए टैक्स देते हैं, जो इनकम टैक्स देते हैं वो भी, और जो नहीं देते हैं पर अलग अलग सामानों का उपभोग करते हैं वो भी। क्योंकि कई लोग यहाँ भी आ जाते हैं कि साहब हम नौकरी पेशा हैं, हम टैक्स देते हैं, हमारे पैसे से क्यों। इस देश में जो भी व्यक्ति है, अगर वो एक टॉफी भी खरीदता है तो वो किसी न किसी रूप में टैक्स दे रहा है। इस बात को अलग से रेखांकित किया जाना ज़रूरी था, क्योंकि सोशल मीडिया पर बड़े कुतर्क चलते हैं। आप पैकेज दूध और दही पर भी टैक्स देते हैं, और भी चीज़ों पर, सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक हर चीज़ का इस्तेमाल करने वाला नागरिक किसी न किसी ढंग से टैक्स देता है। और खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को मानते हैं। यकीन नहीं आ रहा? खुद सुन लीजिए। टैक्स पेयर को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना फर्ज निभा सकता है और उज्जवल भविष्य की ओर कदम भी रख सकता है। इसी टैक्स से खुद टैक्स पेयर को भी तरक्की के लिए, प्रगति के लिए बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाता है। सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में क्या कहा था? टैक्स पेयर्स को टैक्स इसलिए देना है क्योंकि उसी से सिस्टम चलता है। जी, देश का सिस्टम चलता है। दूसरी बात पर विशेष तवज्जो दीजिए कि देश की एक बड़ी आबादी के प्रति देश अपना अपना फर्ज निभा सकता है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उसी टैक्स पेयर से मिले पैसे से निभाया जा रहा फर्ज है, ना कि किसी ने फ्री फंड में खिला दिया। योजना के लिए सरकार की तारीफ होनी चाहिए, और हुई भी। सबने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की इस योजना के चलते कोविड और उस दौरान जितना रोजगार का लॉस हुआ, अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा, लोगों को घर लौटना पड़ा, तब भी भुखमरी की स्थिति नहीं हुई, क्योंकि ये योजना चल रही थी और इस बात की तारीफ भी की गई। लेकिन ये लकीर बिल्कुल साफ रहनी चाहिए कि सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती। पेट्रोल डीजल के दाम जब चरम पर थे तो सरकार के मंत्री तर्क दिया करते थे कि इससे मिलने वाला टैक्स, उससे गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। अब इसी सरकार के नेता और सांसद कह रहे हैं संसद में कि फंड में, फ्री फंड में खिला दिया। दूसरी सुर्खी झारखंड से है। शनिवार को कोलकाता में कैश के साथ कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, नमन विकसेल और राजेश कश्यप को पकड़ा गया, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। इसको लेकर झारखंड विधानसभा में भी खूब हंगामा हुआ। झारखंड में बेरमो सीट से कांग्रेस के विधायक कुमार जयमंगल सिंह का बयान आया। उन्होंने कहा कि तीनों विधायकों के खिलाफ मैंने शिकायती पत्र लिखा है, और उस पत्र में बड़ा दावा भी है ये कि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की सरकार गिराने की ये साजिश थी। पत्र में विधायक जयमंगल सिंह ने दावा किया कि ये लोग मुझे कोलकाता बुला रहे थे, पैसे का ऑफर दे रहे थे। उन्होंने प्रति विधायक 10 करोड़ रुपए देने की बात भी कही। वे मुझे असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा से मिलाने के लिए गुवाहाटी ले जाने की बात कह रहे थे। झारखंड सरकार में कांग्रेस के कोटे से 3 मंत्री भी शामिल हैं। चर्चा है कि कांग्रेस आलाकमान को उनकी मिली भगत का शक है और उन्हें भी बदला जा सकता है। बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों से सिरे से इनकार किया है। खबर यह भी है कि कोलकाता पुलिस की पूछताछ में कुछ लिंक सामने आए हैं, जिसका आने वाले दिनों में खुलासा हो सकता है। साल 2019 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की जेएमएम ने सबसे ज़्यादा 30 सीटें जीती थी। बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। जेएमएम का जो गठबंधन था पूरा, उसने 81 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का जो आंकड़ा था 42, उसको पार कर लिया था, क्योंकि उसकी सहयोगी कांग्रेस के 16 विधायक जीते थे। यानी उनके पास स्पष्ट आंकड़ा था। पर अब मसला ये है कि कोयले की खदान के पट्टे के मामले की जांच चल रही है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी जांच हो रही है। मामला हाईकोर्ट और चुनाव आयोग दोनों जगहों पर चल रहा है। अगर सीएम पर लगे आरोप प्रमाणित हो जाते हैं तो सीएम की विधायकी जानी तय है। सूत्रों के मुताबिक 4 अगस्त को चुनाव आयोग इस पर फैसला भी कर सकता है। खबरें चल रही कि सदस्यता गई तो नए चेहरे पर खेल हो सकता है, और ये सियासत है। यहाँ खेल कैसे होता है हम राज्य दर राज्य लगातार देख रहे हैं, बरसों से, दशकों से देख रहे हैं। तीसरी सुर्खी, 5G स्पेक्ट्रम के लिए 7 दिन तक चली नीलामी आज यानी 1 अगस्त को खत्म हो गई। 7वें दिन तक 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का स्पेक्ट्रम बिका। सोमवार को नीलामी खत्म होते होते कुल 1,50,173 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम की बिक्री हुई।
इस नीलामी में अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो ने अपनी सबसे ज्यादा बोली लगाई। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए पेश की गई 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी राशि पिछले साल बेचे गए 77,815 करोड़ रुपए के 4G स्पेक्ट्रम नीलामी से लगभग दुगनी है। 2010 में 3G नीलामी में मिले 50,968 करोड़ रुपए के मुकाबले 3 गुनी है। रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए सबसे ज्यादा बोली लगाई। इसके बाद भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का नंबर रहा। एक सवाल यह भी कि अडानी समूह का क्या हुआ। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने निजी दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए 26 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा है। हालांकि किस कंपनी ने फाइनली कितना स्पेक्ट्रम खरीदा, इसका पूरा ब्यौरा नीलामी के आंकड़ों के पूरी तरह आने के बाद ही पता चलेगा। आगे की बात समझिए। नीलामी खत्म होने के बाद अब मोबाइल कंपनियों को अपनी बोली का पैसा जमा कराना होगा। इसके बाद जिन जिन एयरवेव्स के लिए कंपनियों को स्पेक्ट्रम मिला है, सरकार उसका वितरण करेगी। फिर कंपनियां सर्विस शुरू करेंगी। मोबाइल कंपनियां इसकी टेस्टिंग पहले से ही कर रही हैं, पर एक साथ पूरे देश में 5G सर्विस नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां जहां टेस्टिंग की गई है वहां ये सर्विस शुरू हो जाएगी बड़े राज्यों में। इस लिस्ट में देश के 13 बड़े राज्य शामिल हैं। उम्मीद है कि स्पेक्ट्रम का आवंटन 15 अगस्त से पहले हो जाएगा और सितंबर-अक्टूबर से पहले 5G सेवाएं देश में शुरू हो जाएंगी। ये थी आज की सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। जुम्मा 4 दिन नहीं हुए थे, महाराष्ट्र से फिर इतने अपडेट आने लगे कि सभी को लाइव ब्लॉग चलाना पड़ रहा है। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले संजय राउत 31 जुलाई को अपनी गिरफ्तारी के लिए चर्चा में आए। पात्रा चौल मामले में संजय राउत को पहले भी कई समन जारी हुए। 31 को जब वो हिरासत में लिए गए तब उनकी मां उनसे लिपट गई। देर रात खबर आई कि संजय राउत को एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह मेडिकल चेकअप हुआ। दोपहर में विशेष प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट अदालत यानी PMLA कोर्ट में पेश किया गया। फिर उन्हें 4 अगस्त तक के लिए ED की हिरासत में भेज दिया गया। जब तक महाअघाड़ी की सरकार चली तब तक संजय राउत का जलवा अलग रहा। शिवसेना में वो संवाद या कम्युनिकेशन के मामले में सबसे ताकतवर लोगों की सूची में थे। बात सिर्फ सामना के संपादकीय तैयार करने, केंद्र या राजभवन की तरफ से आए बयानों का जवाब देने तक सीमित नहीं थी। शिवसेना के अंदर पार्टी के मुखिया उद्धव ठाकरे तक पहुंचने का माध्यम संजय राउत थे। उद्धव से मिलना मुश्किल था तो लोग राउत को अपनी बात बताते। सीएम साहब ने क्या कहा वो भी राउत के जरिए काडर को पता चलता। एकनाथ शिंदे इस बात से भी खफा बताए जाते हैं कि जो बात या आदेश वो उद्धव ठाकरे से सुनना चाहते थे वो उन्हें आदित्य ठाकरे या संजय राउत के मार्फत बताया जाता। मुंबई की राजनीति के प्रथम परिवार के करीबी और कभी ED पर उगाही नेटवर्क चलाने का आरोप लगाने वाले संजय राउत ED की ही चपेट में कैसे आ गए? जवाब है पात्रा चौल मामला। पात्रा चौल मामला क्या है ये समझने से पहले जरूरी है कि आप चौल शब्द का मर्म समझें। 20 अप्रैल 2017 को हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में नरेश कामत और नेहा सेठ का एक दिलचस्प लेख छपा। इसमें उन्होंने मुंबई के चौल कल्चर के बारे में बताया। वो लिखते हैं, 20वीं सदी की शुरुआत में जब अंग्रेज सरकार ने उद्योगपतियों को मुंबई में टेक्सटाइल मिल खोलने के लिए प्रेरित करना शुरू किया तब मजदूर तो कोंकण के इलाके से मिल गए, लेकिन इन्हें बसाने के लिए बंबई में जगह कम थी। तब मिल मालिकों ने चौल या चाल बनाना शुरू किया। मिल के पास बनी इन इमारतों में एक मजदूर परिवार के लिए बस 100 से 200 स्क्वायर फुट की जगह होती। कमरा 1 या 2, हर मंजिल पर 1 या 2 बाथरूम, जिसे सब इस्तेमाल करते। इस तरह चाल में सैकड़ों लोग एक साथ बसते। आपने बहुत फिल्मों में देखा होगा। एक के बाद एक उद्योग लगे तो किराए के घरों की मांग आसमान छूने लगी। उस दौर में जिनके पास बंबई में जमीन थी उन्होंने भी चाल बना ली ताकि किराए से मुनाफा कमा सकें। ये महानगरों के बीचों बीच बसे गांव की तरह थी, जहां से निकलकर लोग शहर काम करने जाते और शाम को शहर से पनाह लेने लौट आते। खेल कूद से लेकर शादी ब्याह तक सब चौल के आंगन में ही कर लिया जाता। जगह की कमी तो स्थायी थी, बीच बीच में बीमारियां और अपराध का दौर भी आता जाता रहता। बावजूद इसके मुंबई में लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चौल में ही निकाल दी। इनकी आने वाली पीढ़ियां भी यहीं रहेंगी क्योंकि कोई विकल्प नहीं। बस एक बात बदल गई। 20वीं सदी में जो चौल निम्न मध्य वर्ग और सर्वहारा का सहारा थी, आज उन पर देश और दुनिया के उद्योगपतियों की नजर है, क्योंकि कभी बंबई के दूर दराज इलाकों में बनाई गई ये चौल आज मुंबई के सबसे महंगे इलाकों में पड़ने लगी। मुंबई सेंट्रल, आगरीपाड़ा, सायन, परेल, मडगांव, वर्ली वगैरह चौल की जमीन बेशकीमती हो गई। इसलिए हर कोई अब चौल के रीडेवलपमेंट की बात करने लगा, सरकार भी, उद्योगपति भी। चौल का रीडेवलपमेंट प्रायः एक जैसी स्कीम के तहत किया जाता है। इसमें इसकी ज़मीन के 2 या 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्से पर चौल में रह रहे परिवारों के लिए ऊंची आवासीय इमारतें बनाई जाती हैं। बाकी ज़मीन को सरकार या तो अपनी किसी योजना के लिए इस्तेमाल करती है या फिर राजस्व कमाने के लिए निजी हाथों में बेच देती है। अब ये योजना सुनने में जितनी अच्छी और सरल लगती है, वास्तव में वैसी है नहीं।
क्योंकि मुंबई जैसे शहर में जमीन का काम काजल की कोठरी में जाने जैसा होता है। कितना भी सयाना जाए, कुछ ना कुछ कालिख दामन पर आ ही जाती है। मुंबई में दर्जनों ऐसे मामले सामने आए जब झोपड़पट्टी या चौल की रीडेवलपमेंट ने वहां पहले से रह रहे लोगों को बेघर कर दिया। इसलिए जो चौल गिरने को भी होती है, वहां से भी मकान मालिक और किराएदार निकलना नहीं चाहते। चौल के बसने और उसके रीडेवलपमेंट की कमोबेश यही कहानी पात्रा चौल मामले में भी देखने को मिलती है। 27 जून को लल्लन टॉप पर मुरारी की एक रिपोर्ट छपी थी। ये आपको पात्रा चौल मामले पर एक क्रैश कोर्स करा देगी। आपको आज के शो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, पर जानकारी के लिए कुछ बातें हम यहाँ भी आपको बता देते हैं। मुंबई के उत्तर में गोरेगांव पड़ता है। यहाँ एक इलाका है सिद्धार्थ नगर। इसी सिद्धार्थ नगर को पात्रा चौल के नाम से भी जाना जाता है। पात्रा चौल में 47 एकड़ में कुल 672 घर बने हैं। साल 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी महाडा ने पात्रा चौल को रीडेवलपमेंट का इसका प्रोजेक्ट तैयार किया। रीडेवलपमेंट के 3 प्रमुख मकसद थे। पहला, पात्रा चौल में पहले से रह रहे 672 परिवारों को फ्लैट बनाकर देना। दूसरा, महाडा के लिए फ्लैट्स तैयार करना। और तीसरा, बची जमीन को निजी हाथों में बेचना। ठेका दिया गया गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को। ठेके लिए 3 पक्षों में इसके लिए करार हुआ। पहला, आपने कंपनी का नाम सुना, गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी। पात्रा चौल में रहने वाले लोग और महाडा, इन तीनों के बीच ये करार हुआ। पात्रा चौल की जमीन पर निर्माण के दौरान परिवारों के पास रहने को जगह नहीं होती, इसलिए करार में यह भी लिखा गया कि जब तक ये कंपनी है ये चौल के लोगों को फ्लैट नहीं दे देती, तब तक वो उन्हें हर महीने का किराया देगी। 36 महीनों के भीतर महाडा के फ्लैट और पात्रा चौल के रहवासियों के घर बन जाने थे। और इसके बाद ये जो कंपनी है GSEPL, ये बाकी जमीन पर निजी प्रोजेक्ट्स बनाकर अपने खर्च की भरपाई करती। ये योजना थी। इस करार को हुए 14 साल बीत गए, लेकिन पात्रा चौल के लोगों का 36 महीने वाला इंतजार खत्म नहीं हुआ। इंडियन एक्सप्रेस पर छपी वल्लभ ओजरकर की रिपोर्ट के मुताबिक पात्रा चौल के लोगों को 2014-15 के बाद से किराया भी नहीं दिया गया। लोगों की शिकायत के बाद महाडा ने 12 जनवरी 2018 को GSEPL का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का नोटिस जारी किया, लेकिन तब तक 9 प्राइवेट डेवलपर्स ने GSEPL से फ्लोर स्पेस इंडेक्स खरीद लिया था। इसका मतलब एक करार हो गया था इस कंपनी का दूसरी कंपनियों से कि इतनी जमीन पर इतना निर्माण किया जा सकेगा। ये डेवलपर्स महाडा के नोटिस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट चले गए। इसके बाद ये प्रोजेक्ट रुक गया। प्रोजेक्ट रुकने के बाद से पात्रा चौल में रहने वाले परिवारों के पास एक ही मकसद रह गया है, कमेटी बनाकर अपने घर की मांग करना। वो कभी क्रमिक भूख हड़ताल करते हैं तो कभी धरना देते हैं। महाराष्ट्र के रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी जॉनी जोसेफ की अगुवाई वाली एक सदस्यीय कमेटी की सलाह पर जून 2021 को महाराष्ट्र कैबिनेट ने फिर से पात्रा चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। 2022 की फरवरी में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आदेश पर निर्माण कार्य फिर से शुरू हुआ। अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी महाडा की है। अब इस मामले में ईडी की भूमिका क्या है, ये समझते हैं। एजेंसी का कहना है कि प्रवीण राउत और GSEPL के दूसरे डायरेक्टर्स ने महाडा को गुमराह किया। ईडी के मुताबिक प्रवीण राउत संजय राउत के करीबी हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने फ्लोर स्पेस इंडेक्स को 9 प्राइवेट डेवलपर्स को बेचा और 901 करोड़ 79 लाख रुपए इकट्ठा किए, लेकिन ना पात्रा चौल के लोगों को पुनर्वास के लिए एक भी फ्लैट बनाया, ना ही महाडा को एक भी फ्लैट बना कर दिया। लेकिन GSEPL ने एक काम जरूर किया। पात्रा चौल की जो जमीन निजी हाथों में बेची जानी थी, वहां मिडोज नाम का एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया और फ्लैट की बुकिंग करने वालों से पैसे लिए। ईडी का दावा है कि ये रकम 138 करोड़ के करीब है। ईडी को यह भी शक है कि जिन लोगों ने मिडोज प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदे, उनमें से तकरीबन 100 जाली हैं और बाद में ये लोग प्रभावशाली लोगों को फ्लैट इन लोगों के नाम के दे दिए जाएंगे। इस तरह अवैध गतिविधियों से लगभग 1039 करोड़ 37 लाख रुपए इकट्ठे किए गए। ईडी के आरोपों की सूची यही खत्म नहीं होती है। एजेंसी का यह भी आरोप है कि प्रवीण राउत को रियल एस्टेट कंपनी HDIL से 100 करोड़ रुपए मिले और इन पैसों को उन्होंने अपने रिश्तेदारों, करीबियों और संजय राउत के परिवार को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि साल 2010 में प्रवीण राउत ने अवैध पैसों में से 83 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में ट्रांसफर किए। इनसे दादर में एक फ्लैट खरीदा गया। वर्षा और स्वप्ना पाटकर के नाम पर ही किहिम बीच पर कम से कम 6 प्लॉट खरीदने का भी आरोप है। आर्थिक जगत की खबरों पर नजर रखने वालों के दिमाग में HDIL आते ही कुछ खटका आया होगा। ठीक खटका है। HDIL के एक प्रमोटर का नाम है राकेश वधावन। राकेश वधावन और उनका बेटा सारंग वधावन GSEPL में भी पार्टनर है।
इन दोनों को अक्टूबर 2019 में ही ईडी ने हिरासत में ले लिया था। इल्जाम था 4,355 करोड़ के पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में शामिल होने का। अब इन दोनों का नाम पात्रा चौल की चार्जशीट में भी जुड़ गया है। यहां थोड़ा विषयांतर करता हूं। हम और आप एक एक पैसा जोड़ते हैं, जब इनकम टैक्स जमा करते हैं तो अच्छा आज इतना चला गया, कल इतना, ये वाली सेविंग में डाल देते तो पैसा बच जाता। कई लोग म्यूचुअल फंड पे बड़ी नज़र रखते हैं, अच्छा इस कंपनी का ठीक चल रहा है, इसका खराब, कोई LIC, कोई कहीं पैसा लगाता है। कुल मकसद ये होता है कि हम ईमानदारी से जो पैसा कमा रहे हैं वो थोड़ा बहुत बढ़े, हमारा वर्तमान और भविष्य सुरक्षित रहे। जब भद्दे आंकड़े की तरह ये रकम हमारी आंखों के सामने आती है ना, लगता है कि कोई कीमत ही नहीं। कोई मंत्री है, उसकी करीबी के यहाँ से नोट की गड्डियाँ ऐसे मिल रही हैं जैसे खली पड़ी हो जानवरों के खिलाने की। कोई नेता है, उस पर इल्ज़ाम लगता है तो 1000 करोड़ से नीचे की कोई बात ही नहीं होती है। और तब हमें लगता है कि हमारे और आपके खलीते में ये जो ईमानदारी का पैसा है, क्या सिस्टम इसकी कद्र करता है? क्योंकि अगर करे तो इन सब पर जिन पर आरोप है इनकी त्वरित जांच हो और उसके बाद ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि नज़ीर बने। पर कार्रवाइयाँ भी घिसटती रहती हैं राजनीतिक नफ़े नुकसान के हिसाब से। अब पात्रा चौल पर वापस आते हैं। आप समझिए, हम पत्रकार हैं, ऑब्जेक्टिव रहने को कहा जाता है, पर आपकी तरह हम लोगों को भी क्रोध आता है इन चीज़ों पर। पात्रा चौल मामले के तथ्य और आरोप हमने आपके सामने विस्तार से रख दिए हैं। अब इस मामले पर हो रही राजनीति पर आते हैं। इसका जिक्र आज PMLA अदालत में संजय राउत के वकील संजय मुंदरगी ने भी किया। दलील दी कि राउत की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है। यह भी कि संबद्ध संपत्तियों के मालिकों ने कहा कि पैसा प्रवीण राउत से मिला। स्वप्ना पाटकर अब कह रही कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। वाकोला पुलिस ने जांच की लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मुंदरगी यहां उस शिकायत की तरफ इशारा कर रहे थे जिसमें स्वप्ना ने दावा किया था कि उन्हें ईडी के सामने मुंह न खोलने को लेकर धमकी भरा पत्र मिला। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रही है। दावा है कि संजय राउत ने कथित रूप से स्वप्ना को फोन पर धमकाया। इस क्लिप की पुष्टि अभी नहीं हुई। मुंदरगी ने अदालत में यह भी दावा किया कि ईडी की सारी दलीलों का संबंध गुरु आशीष या प्रवीण राउत से है। संजय राउत पर लगाए आरोप महज परिस्थिति जन्य है, मामला काफी पहले से चल रहा है, ऐसे में अचानक हरकत क्यों हो रही है? लेकिन अदालत ने राउत को एजेंसी की कस्टडी में भेज दिया, यानी उनके बचाव के जो वकील हैं उनकी दलीलों को नहीं माना। दाएं हाथ पर आंच आई तो आज उद्धव ठाकरे भी सामने आए। वो आज राउत परिवार से मिले और प्रेस से भी। सुनिए उन्होंने क्या आरोप लगाए। शक्ति का उपयोग किया जा रहा है और अगर ऐसे ही आपका तरीका होगा तो मैं यही कहना चाहता हूं, जमाना एक रहता नहीं। सारे लोगों के लिए दिन जो है बदलते रहते हैं। अच्छे दिन, बुरे दिन। अच्छे दिन कब आएंगे वो बात अलग थी, लेकिन ऐसे लोगों के बुरे दिन तो जरूर आते हैं। और आप जैसे बर्ताव उस वक्त अन्य लोगों के साथ करते हो, शायद उससे बुरा बर्ताव उस वक्त जनता आपके साथ कर सकती है। तो मेरी विनती है कि जो भी विचार अगर आपके पास है, सोच आपके पास है, जनता के सामने आइए। हमारी सोच जो भी है हम जनता के सामने रख रहे हैं, आप भी सोच रखिए और जनता के ऊपर फैसला छोड़ दो। इस तरह के बयानों का अंदाजा शिंदे गुट वाली शिवसेना और भाजपा दोनों को पहले से था। सीएम साहब ने तो 31 जुलाई को ही बयान दे दिया था। मराठी में शिंदे ने सवाल किया था कि अगर राउत ने कुछ गलत नहीं किया तो फिर उन्हें जांच से डर क्यों है? आज उनके ही गुट के दीपक केसरकर ने दूसरे शब्दों में इसी बात को दोहरा दिया। We have never demanded any action against Mr. Sanjay Raut, although he has spoken very bad words about it, and that may be a spontaneous reaction of one MLA, which is not correct. We are not against taking any personal action against anybody. If he has done anything wrong, then he will have to face the consequences. And if he hasn't done anything, then I don't see any, because when the central agencies take any action against anybody, they will have to produce them before the court, and there they will have to produce their evidences against that person. So that process is always there. इस बीच संजय राउत के यहां से बरामद 11 लाख रुपए लेकर भी अलग खींचतान चल रही। संजय राउत के भाई और विधायक सुनील राउत ने दावा किया है कि यह पैसा एकनाथ शिंदे का है और अयोध्या जाने के लिए इस्तेमाल होने वाला था। सुनील ने यह भी दावा किया कि संजय के घर से कोई दस्तावेज जब्त नहीं किया गया है। चारों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस ने भी राउत की गिरफ्तारी पर संसद में विरोध किया, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया था। लेकिन कभी राउत के साथ नाइंसाफी के मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी के सामने उठाने वाले शरद पवार ने अब तक कुछ नहीं कहा। टिप्पणीकार इस चुप्पी के अलग अलग अर्थ खोज रहे हैं और सबसे बड़ा अर्थ यही कि एनसीपी पात्रा चौल मामले में क्या पढ़ना ही नहीं चाहती।
रही बात संजय राउत की, तो भले ईडी का कन्विक्शन रेट 1% हो, लेकिन कन्विक्शन यानी दोष साबित होने से पहले भी बहुत कुछ होता है और उद्धव के संजय अब इस पूरे प्रकरण में उलझते नजर आ रहे हैं। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। शो में हमारी कोशिश होती है दिन भर की बड़ी खबरों को आसान भाषा में इस ढंग से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि आपको मसले समझ में आ जाए। यदि आपको लगता है कि लल्लन टॉप शो आपकी दिन भर की खबरों की खुराक को पूरा करता है, आसान भाषा में स्पष्ट ढंग से बिना किसी शोर शराबे के आप तक खबर पहुंचाता है, तो आप इस शो को शेयर जरूर किया करें ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।